हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश सल्तनत काल के क्रम में तीसरा वंश आता है, जिसका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक माना जाता है। हालांकि कुछ बुक्स में तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक माना जाता है। अब देखो, तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक इसलिए माना जाता है क्योंकि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, उसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में क्या होता है, तैमूरलंग आक्रमण कर देता है दिल्ली सल्तनत पे, और जो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था वो वहाँ से भाग जाता है। तो इस वजह से तुगलक वंश का जो शासनकाल है उसको 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक माना जाता है। हालांकि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक उसके बाद 1398 ईस्वी के बाद सत्ता पर फिर से वापस कब्जा कर लेता है, लेकिन वह एक नाम मात्र का ही शासक रहता है और उसका जो शासन क्षेत्र रहता है वो मात्र दिल्ली के पालमपुर तक ही सीमित रहता है। अब देखो, तुगलक वंश के अंतर्गत जो पहला शासक आता है वो आता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल था 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी के बीच। पहला पॉइंट आता है इसमें, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को हराकर गाजी मलिक अथवा गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, खुसरो खां को हरा देता है। खुसरो खां कौन था, खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, खुसरो खां को हराकर 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। आगे बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक होने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा, गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, खुसरो खां को क्या करता है, पराजित करता है और उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना करता है। अगला पॉइंट आता है इसमें, गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। इसी कारण उसे मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई। अब देखो, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया और 29 बार ही उनको पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, और इसी वजह से उसको मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई। अगला पॉइंट आता है इसमें, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का एक शक्तिशाली गवर्नर था। अब देखो, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी प्रांत का एक शक्तिशाली गवर्नर था। ठीक है, आगे बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में क्या क्या आर्थिक सुधार किए। पहला, गयासुद्दीन तुगलक ने लगान के रूप में उपज का 1/10 से 1/12 हिस्से लेने का आदेश जारी किया था। इससे पहले हमने खिलजी वंश के अंतर्गत पढ़ा था, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था तो उसने कर में वृद्धि की थी 1/2। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इसमें, गयासुद्दीन तुगलक ने शासक बनते ही अमीरों, सरदारों और जमींदारों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए थे। ठीक है, खिलजी वंश के अंतर्गत हमने पढ़ा था, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था तो उसने क्या किया था, अमीरों और जमींदारों से उनके अधिकारों को छीन लिया था। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बना तो उसने वही अधिकार उन्हें वापस लौटा दिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के शासनकाल में अमीरों से ली गई भूमि को उन्हें पुनः वापस लौटा दिया। खिलजी वंश के अंतर्गत हमने पढ़ा था, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था उसने क्या किया, अमीरों को दान, उपहार, पेंशन के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कर दिया था, वापस छीन लिया था उनसे। अगला पॉइंट आता है इसमें, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, कुएं एवं नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था कौन, गयासुद्दीन तुगलक। आगे बात करते हैं, जनता की सुविधा के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने किलों, पुलों और नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे बात करते हैं, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। ठीक है, जो डाक व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ बनाया वो किसने बनाया, गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। आगे बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के विजय अभियानों की। 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन ने वारंगल पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने में वह असफल रहा। कब, 1321 ईस्वी में उसने क्या किया, वारंगल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव का शासन था, लेकिन वह उसमें असफल रहा। फिर 1323 ईस्वी में द्वितीय अभियान के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, अपने शहजादे जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक को क्या किया, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने क्या किया,
मदुरा के पांड्य राज्य और काकतीय वंश को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, गयासुद्दीन तुगलक पूर्णतः साम्राज्यवादी व्यक्ति था। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक था वो क्या था, पूर्णतः साम्राज्यवादी व्यक्ति था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। आगे बात करते हैं, गयासुद्दीन जब बंगाल में था तभी सूचना मिली कि जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है और वह उसे राजा होने की भविष्यवाणी कर रहा है। तो निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी तो औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान पर था तो उसे सूचना मिली कि जो उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक है वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। निजामुद्दीन औलिया कौन था, एक सूफी संत था। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक को सूचना मिली कि मोहम्मद बिन तुगलक उसका शिष्य बन गया है और वो उसे राजा बनाने की भविष्यवाणी कर रहा है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को धमकी दी और निजामुद्दीन औलिया ने क्या उत्तर दिया, दिल्ली अभी बहुत दूर है। इस बात को आप याद रखें कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह किसने कहा था, यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, किसके लिए कहा था, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। आगे बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की शासन व्यवस्था के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे मध्यपंथी नीति अथवा रस्म ए मियान कहा गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की कैसी नीति थी, कठोर नीति थी, लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बना तो उसने कौन सी नीति अपनाई, उदारता की नीति अपनाई और इससे बर्नी ने क्या कहा, मध्यपंथी नीति कहा। ठीक है, आगे बात करते हैं, मंगोलों के विरुद्ध कठोर नीति थी। जो गयासुद्दीन तुगलक था, मंगोलों के विरुद्ध उसकी क्या थी, कठोर नीति थी, क्योंकि मंगोलों ने गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में 29 बार आक्रमण किया, तो इसलिए मंगोलों के प्रति गयासुद्दीन तुगलक की नीति क्या थी, एकदम कठोर नीति थी। आगे बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की सेना में तुर्क, मंगोल, दोआब के राजपूत, मेवाती, रूमी, ताजिक और खुरासानी सैनिक शामिल थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में एक नवीन नगर तुगलकाबाद को बसाया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने क्या किया, दिल्ली के पास एक नगर को बसाया। किस नगर को, तुगलकाबाद को। ठीक है, और उसने उसमें एक दुर्ग छप्पनकोट नाम से निर्माण करवाया। ठीक है, किस नाम से, एक दुर्ग का निर्माण करवाया, छप्पनकोट नाम से। आगे बात करते हैं, जनता की सुविधा के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने किलों, पुलों और नहरों का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट आता है इसमें, गयासुद्दीन तुगलक संगीत का घोर विरोधी था। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक था वो क्या था, संगीत का घोर विरोधी था। अगला पॉइंट आता है इसमें, गयासुद्दीन तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इस्लाम धर्म के प्रति उसकी गहरी आस्था थी। आगे बात करते हैं, 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर उसकी मृत्यु हो गई। कब, 1325 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में कहा जाता है, जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, इसके आदेश पर अहमद अयाज ने एक लकड़ी के महल का निर्माण करवाया था और जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तो अहमद अयाज द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में दबकर उसकी मृत्यु हो गई। कब, 1325 ईस्वी में। यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है, आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का दूसरा शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक और इसका जो शासन काल था 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आता है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब देखो 1325 ईस्वी में क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है और उसके बाद उसका पुत्र जूना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, उलुग खां था। इसको आप याद रखें, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका मूल नाम क्या था, उलुग खां था। आगे बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक संभवतः मध्यकालीन समस्त सुल्तानों में सर्वथा योग्य व सर्वाधिक शिक्षित विद्वान व्यक्ति था। अब देखो सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान हुए हैं उन सब में जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो सबसे ज़्यादा योग्य और शिक्षित विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ इतिहासकार इसको शिक्षित और विद्वान व्यक्ति के साथ साथ सबसे मूर्ख शासक भी मानते हैं। आगे बात करते हैं, वह प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर लोगों के बीच पदों का आवंटन किया। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने लोगों की योग्यता के आधार पर उनके बीच पदों का आवंटन किया। अगला पॉइंट आता है इसमें, भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को पागल,
सनकी, स्वप्नशील और रक्त पिपासु आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था MBT, इसको पागल, सनकी, स्वप्नशील और रक्त पिपासु आदि नाम से जाना जाता है। अब देखो इन नामों से क्यों जाना जाता है इसको, क्योंकि इसने अपने शासनकाल के दौरान कुछ योजनाओं को लागू किया और वे योजनाएं पूरी तरह असफल रही। इस कारण इसको असफलताओं का बादशाह या पागल, सनकी, स्वप्नशील और रक्त पिपासु नाम से जाना गया। आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की सर्वाधिक विवाद वाली योजनाएं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 और 1327 ईस्वी के बीच क्या किया, दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे कहते हैं दोआब क्षेत्र। ठीक है, और इस क्षेत्र में उसने कर में वृद्धि कर दी और कितनी की, 1/2। ठीक है, 50% इसने कर में वृद्धि कर दी। लेकिन उसी साल क्या होता है, अकाल पड़ जाता है और इस वजह से उपज नहीं हो पाती है। अब उपज नहीं हो पाती है तो लोग कर नहीं दे पाते हैं और फिर भी जबरदस्ती कर वसूलने से क्या होता है, विद्रोह भड़क जाता है और उसकी ये वाली योजना भी असफल हो जाती है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें राजधानी परिवर्तन करना। 1326 और 27 के बीच इसने क्या किया, अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया, जिसे दौलताबाद भी कहा गया, और पुनः दौलताबाद से उसने क्या किया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कहा जाता है कि जो देवगिरी वाला क्षेत्र था वो दिल्ली सल्तनत के मध्य में पड़ता था, तो इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी में स्थानांतरित की। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मंगोलों के भय से मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपनी राजधानी को देवगिरी में स्थानांतरित किया। अगला पॉइंट आता है इसमें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1329 से 30 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजकोष था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, तो इसलिए उसने क्या किया, पीतल एवं तांबे के सिक्के चलाए और जिनका मूल्य चांदी के टका के बराबर होता था। और होता क्या है, बाजार में उसके नकली सिक्के बनने शुरू हो जाते हैं और इससे क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था है उसको भारी नुकसान होता है और इस वजह से उसकी ये वाली योजना भी असफल हो जाती है। ठीक है, चौथा आता है खुरासान का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान को जीतने के लिए क्या किया, अपनी 3,70,000 की सेना, कितनी, 3,70,000 की सेना को क्या किया, 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया। ठीक है, अब कुछ राजनीतिक परिवर्तनों या कारणों से दोनों राज्यों के मध्य समझौता हो जाता है और इस वजह से उसको आर्थिक रूप से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार से इसकी ये वाली योजना भी असफल हो जाती है। पांचवा आता है इसमें कराची या कुमाऊं की पहाड़ियों का अभियान। कराची अभियान के अंतर्गत जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो खुसरो मलिक के नेतृत्व में क्या करता है, एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजता है। लेकिन पूरी जो सेना होती है वो जंगलों में भटक जाती है और वहां से मात्र 10,000 के करीबन सेना ही वापस लौट पाती है। तो इस प्रकार से इसको सैन्य शक्ति का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इन तमाम योजनाओं के असफल होने के कारण उसे इतिहास में रक्त पिपासु, पागल, सनकी, असफलताओं का बादशाह, मूर्ख शासक आदि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इन तमाम पॉइंट्सों को एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, कृषि विकास के लिए उसने अमीर-ए-कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की। अगला पॉइंट आता है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा व्यवस्था का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में क्या किया, प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। और किस इतिहासकार ने मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा, एडवर्ड टॉमस ने। ठीक है, एडवर्ड टॉमस ने क्या कहा, मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा। अगला वाला पॉइंट आता है इसमें, राजा मंदूरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 1313 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, कौन, जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, वो कब आया था, 1313 ईस्वी में, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दिल्ली का काजी बनाया और बाद में इसको 1342 ईस्वी में चीन भेजा। किस रूप में, अपने राजदूत के रूप में। इसको याद रखें आप, 1313 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया। ठीक है, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दिल्ली का काजी बनाया और 1342 ईस्वी में अपने राजदूत के रूप में कहाँ भेजा, चीन भेजा। ठीक है, इब्न बतूता द्वारा रचित किताब उल रहला मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन मिलता है। ठीक है, इब्न बतूता की रचना कौन थी, किताब उल रहला, और इसमें किस चीज़ का वर्णन मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन मिलता है।
अगला पॉइंट आता है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए? 34 विद्रोह हुए, और जिनमें से 27 विद्रोह दक्षिण भारत में ही हुए। ठीक है, 34 विद्रोह तो उसके शासनकाल में हुए टोटल, और 27 इसमें से दक्षिण भारत में हुई। आगे बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, अब देखो दक्षिण भारत में क्या हुआ था, 27 विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसमें से क्या हुआ, एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। कब हुई? 1336 ईस्वी में, और ये क्या था, एक हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। दूसरा हुआ बहमनी साम्राज्य की। कब हुई? 1347 ईस्वी में, और इसकी स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। अगला पॉइंट आता है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमने क्या पढ़ा था, वो संगीत प्रेमी नहीं था, लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो कवि और संगीत प्रेमी था। इसने इंसा-ए-महरू नामक पुस्तक की रचना की। किस चीज़ की? इंसा-ए-महरू नामक पुस्तक की। अगला पॉइंट आता है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्यौहार होली, दीपावली आदि में भाग लिया था। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि तुगलक वंश का वह कौन सा शासक था जो हिंदुओं के त्यौहार में भाग लिया करता था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के असफल होने की वजह से उसे असफलताओं का बादशाह भी कहा गया। जैसे मैंने पहले भी कहा था, उसने अपने शासनकाल में जितनी भी बड़ी योजनाएं शुरू की वो सारी ज़्यादातर असफल रही, और इसी वजह से उसको असफलताओं का बादशाह भी कहा गया। आगे बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हुई। ठीक है, कहाँ पे? थट्टा के निकट गोडाल में हुई। कब हुई? 20 मार्च 1351 ईस्वी को। अगला पॉइंट आता है इसमें, इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखें। इसका तात्पर्य यह है कि वो लोगों से इतना परेशान हो गया था कि वह मुक्ति पाना चाहता था, और लोग उसकी योजनाओं से इतने परेशान थे कि उससे मुक्ति पाना चाहते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसका जो शासन काल था 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें, फिरोज शाह तुगलक का प्रथम राज्य अभिषेक 20 मार्च 1351 ईस्वी को थट्टा सिंध में हुआ था। ठीक है, जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, वहीं पर 20 मार्च 1351 ईस्वी को इसका प्रथम राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, और दूसरा राज्याभिषेक इसने कब करवाया? अगस्त 1351 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपहसालार रजब का पुत्र था। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। अगला पॉइंट आता है इसमें, खलीफा ने फिरोज शाह को कासिम आमिर उल मोमनीन की उपाधि से नवाजा था। उसने फिरोज शाह तुगलक को कासिम आमिर उल मोमनीन की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित फुतुहात-ए-फिरोजशाही से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने किस चीज़ की रचना की? फुतुहात-ए-फिरोजशाही, और इसी में इसके शासनकाल की जानकारी भी मिलती है। आगे बात करते हैं, सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्ज माफ कर दिए, जिसमें सौंदर्य ऋण भी शामिल था। ठीक है, अब देखो सौंदर्य ऋण किससे संबंधित था? ये किसानों से संबंधित था। ठीक है, सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने ये वाला ऋण भी समाप्त कर दिया। आगे बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में क्या किया? 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया, और सिर्फ 4 करों को वसूल करने का आदेश दिया। अब ये 4 कर कौन से थे? पहला खराज या लगान, दूसरा खुम्स, तीसरा जजिया, चौथा जकात। खराज कृषि उपज से संबंधित था, खुम्स लूट वाला धन से संबंधित था, जिसमें सुल्तान का हिस्सा 1/5 किया इसने। ठीक है, अपने शासनकाल के दौरान इसने जजिया कर भी लगाया, जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। ठीक है, और चौथा इसने जकात कर लगाया, जो मुस्लिमों से वसूला जाता था। आगे बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने एक नया सिंचाई कर भी लागू किया। ठीक है, कौन सा कर? हक-ए-सर्ब सिंचाई कर, और जो उपज का 1/10 भाग होता था। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। जो 4 कर थे ये तो थे ही, लेकिन उसके अलावा इसने एक नया कर लगाया, सिंचाई कर। कौन सा? हक-ए-सर्ब, और इसमें इसने उपज का 1/10 भाग लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं,
फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान कुछ विभागों की स्थापना की। ठीक है, इसमें पहला दीवान ए खैरात, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए इसने क्या किया, दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की। दूसरा दीवान ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक थी और इन्हीं दासों की देखभाल के लिए इसने क्या किया, दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। अगला आता है इसमें दारुल सफा, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज के लिए क्या किया इसने, अस्पताल का निर्माण करवाया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, अपने शासनकाल के दौरान इसने शिक्षा के प्रसार के लिए भी लगभग 13 मदरसों का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कुछ निर्माण कार्य भी किए। इसमें पहला आता है, इसने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इस चीज़ को आप याद रखें, जो फिरोज शाह तुगलक था इसने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें से मुख्य हैं हिसार जो कि हरियाणा में पड़ता है, दूसरा फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तीसरा फतेहाबाद जो कि हरियाणा में पड़ता है, चौथा जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पांचवा फिरोजपुर जो पंजाब में पड़ता है। अगला पॉइंट आता है इसमें, खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, खिजराबाद एवं मेरठ से क्या किया, अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर उन्हें दिल्ली में स्थापित किया। आगे बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, और ये 5 बड़ी नहरों का निर्माण इसने क्यों किया, सिंचाई के लिए। ठीक है, पहला यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी। ठीक है, दूसरी सतलुज नदी से गगर नदी तक 96 मील लंबी, तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से लेकर हांसी तक, और चौथा गग्गर से फिरोजाबाद तक, और लास्ट पांचवा इसने यमुना से फिरोजाबाद तक इन 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। और इन्हीं 5 नहरों के निर्माण के बाद इसने क्या किया, अपने शासनकाल के दौरान सिंचाई कर को भी लागू किया, और जो कुल उपज का 1/10 होता था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, फिरोज शाह तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से बने हुए सिक्के जारी किए, जिन्हें अद्दा या बिक कहा जाता था। इस चीज को आप याद रखें, जो तांबे एवं चांदी के मिश्रण से बने सिक्के जारी किए उसने, उनको क्या कहा जाता था, अद्दा एवं बिक कहा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, फिरोज काल में खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा का निर्माण हुआ है। किस चीज का, खान ए जहां तेलंगानी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, जो फिरोज शाह तुगलक था उसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए। कितने, 1200 बाग लगवाए। आगे बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण किया। वहां के शासक भानुदेव तृतीय को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर को इसने क्या किया, विध्वंस कर दिया। इसने 1360 ईस्वी में क्या किया, जहाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण किया और वहां के पुरी के जगन्नाथ मंदिर को क्या किया, इसने नष्ट कर दिया। 1361 ईस्वी में इसने नागरकोट पर आक्रमण किया और ज्वालामुखी मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकालय से लूटे 1300 ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों का क्या किया, उसने फारसी में विद्वान अप्पाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, फिरोज शाह तुगलक ने संसगानी 6 जीतल का नया सिक्का चलवाया था। उसने सिक्कों पर अपने नाम के साथ खलीफा और अपने पुत्र फतेह खां का नाम अंकित करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने एक सिक्का जारी किया था जिस पर उसने क्या किया, खलीफा अंकित करवाया, और उसके साथ साथ उसने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम भी अंकित करवाया था। अगला पॉइंट आता है इसमें, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई थी। कब, सितंबर 1388 ईस्वी में। अब देखो, तुगलक वंश में मुख्यतः गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जो तुगलक वंश है उसका पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तुगलक शाह का जो शासनकाल था 1388 से 1389 ईस्वी तक। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें, फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था, तुगलक शाह बना। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, तुगलक शाह फिरोज शाह के पुत्र फतेह खां का पुत्र था। जो तुगलक शाह था वो फिरोज शाह के पुत्र फतेह खां का पुत्र था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तुगलक शाह भोग विलासी प्रवृत्ति का था तथा अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। आगे बात करते हैं। 1389 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या कब कर दी गई, 1389 ईस्वी में। लास्ट पॉइंट है इसमें,
तुगलक शाह गद्दी पर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की उपाधि के साथ बैठा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो तुगलक शाह था वो जब गद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठा? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय नाम से। अब तुगलक शाह के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है अबू बकर। कब बैठता है? और इसका जो शासनकाल था वो 1389 ईस्वी से 1390 ईस्वी तक। ठीक है। फरवरी 1389 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। जो अबू बकर था फरवरी 1389 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। और अबू बकर कौन था? फिरोज शाह तुगलक के पौत्र जफर खां का पुत्र था। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखें। जो अबू बकर था वो फिरोज शाह तुगलक के पौत्र जफर खां का पुत्र था। अब देखो अबू बकर के बाद शासक कौन बनता है? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसका जो शासनकाल था 1390 ईस्वी से 1394 ईस्वी के बीच। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हो पाता है और तुगलक वंश का पतन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। आगे बात करते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इस पॉइंट को आप याद रखें। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। और इसका जो शासनकाल था 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। हालांकि 1398 ईस्वी में क्या होता है, जो तैमूर लंग था वो इसके शासनकाल पर हमला कर देता है और जो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था वो वहां से भाग जाता है। ठीक है, लेकिन किसी न किसी रूप में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक संघर्ष करके 1412 ईस्वी तक जिंदा रहता है और इसका जो शासन क्षेत्र रहता है वो मात्र पालमपुर तक ही सीमित रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसमें नसीरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इस बात को आप याद रखें। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का छोटा पुत्र था। किसका पुत्र था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का पुत्र था। अगला पॉइंट आता है इसमें, महमूद तुगलक के समय में मलिक सरवर नाम के एक हिंद हिजड़े ने सुल्तान से मलिक उस सर्क उपाधि ग्रहण करके जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय एक हिंदू हिजड़ा था। इसने क्या किया? सुल्तान से मलिक उस सर्क की उपाधि ग्रहण की और जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अगला पॉइंट आता है इसमें, इस समय नुसरत शाह तुगलक एवं महमूद तुगलक ने एक साथ शासन किया। महमूद तुगलक ने दिल्ली पर किया और तथा जो नुसरत शाह था उसने कहाँ पे किया? फिरोज शाह से अपने शासन का संचालन किया। अगला पॉइंट आता है इसमें, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया? 1398 ईस्वी में। और बहुत सारी बुक्स में 1398 ईस्वी तक ही तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा इसका समय दिया रहता है। लेकिन इसके बाद भी तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वो संघर्ष करके 1412 ईस्वी तक जीवित रहता है। और तैमूर लंग कौन था? तैमूर लंग एक पैर से लंगड़ा होने के कारण उसका नाम तैमूर लंग पड़ा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक नाम मात्र का शासक था। उसका जो शासन क्षेत्र था वो दिल्ली के पालम क्षेत्र तक ही सीमित था। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था जो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था तुगलक वंश का अंतिम शासक, वो बस एक नाम मात्र का शासक ही रहा और उसका जो शासन क्षेत्र था दिल्ली के पालम क्षेत्र तक ही सीमित था। अब देखो 1398 ईस्वी में क्या होता है, जो तैमूर लंग था वो नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासन पर हमला कर देता है और क्या होता है, जो नसीरुद्दीन महमूद शाह है वो वहां से भाग जाता है। ठीक है, अब तैमूर लंग लगभग 15 दिनों तक लूटपाट करता है और उसके बाद जो अपने जीते हुए प्रदेश थे उनको अपने सेनापति खिजर खां को सौंपकर वापस लौट जाता है। कुछ समय बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक अपने सेनापति मौलू इकबाल के साथ मिलकर खिजर खां को पराजित कर देता है और दिल्ली की सत्ता को फिर से हासिल कर लेता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जो खिजर खां था वो एक युद्ध में क्या कर लेता है, मौलू इकबाल को पराजित कर लेता है और उसे मार देता है। अब मौलू इकबाल की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक क्या करता है, दिल्ली की सत्ता को किसको देता है, दौलत खान लोदी के हाथों में दे देता है और 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब देखो 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक की मृत्यु के बाद 1413 ईस्वी में क्या होता है, दौलत खान लोदी और खिजर खां के बीच दिल्ली की सत्ता के लिए युद्ध होता है और इस युद्ध में खिजर खां विजयी बन जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से खिजर खां तुगलक वंश का अंत करके एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, देखो आज हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा।
तुगलक वंश में मुख्य रूप से गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उसके बाद जितने भी शासक हुए हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको ये याद रखना है जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था वो कौन था, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको जानकारी समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा जाके देखें ताकि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।